गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अशोक सर, मॉडर्न कॉमर्स बाय अशोक सर आप इस चैनल को देख रहे हैं और मैं आज आपको मॉडल सेट 1 आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। आपका ऑप्शन है मौखिक, बी लिखित यानी रिटन, सी मौखिक या लिखित यानी ऑरल और रिटन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौखिक या लिखित। क्वेश्चन नंबर 2, साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। ये आपका क्वेश्चन है। वो ऑप्शन है आपका नंबर ए बराबर बराबर यानी इक्वली, नंबर बी पूंजी के अनुपात में इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, सी समझौते के अनुसार एज पर एग्रीमेंट, नंबर डी इसमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसके सही आंसर होगा ए यानी इक्वली। इक्वली क्यों हुआ? जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, साइलेंस रहता है, किसी तरह का कोई भी अनुबंध नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में सारे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यानी कि लाभ विभाजन को इक्वली बांटने का निर्णय लेते हैं। इसलिए इसका आंसर बच्चों ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी संलेखन के अभाव में साझेदार को आधार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव। जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या क्या नहीं पाने का अधिकारी रहते हैं। तो क्या नहीं मिलता है? नंबर ऑप्शन ए सैलरी यानी वेतन, बी कमीशन, सी पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑल ऑफ दिस। क्योंकि बाबू जब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट के अनुसार ना तो पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, ना ही कमीशन मिलता है, ना ही कुछ भी मिलता है। सीधे डायरेक्ट क्या होते हैं, पार्टनर्स जो प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं इक्वली। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट इज। ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, बी नाममात्र का खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, सी वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, और डी इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नाममात्र का खाता यानी नॉमिनल। अब इसका आंसर बी क्यों हुआ यानी नॉमिनल अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अनुसार अगर आप देखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, है ना, और इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो जब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट होता है तो इसका मतलब ये साफ मुझे पता चल रहा है कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इसीलिए बाबू ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, मतलब जो आपके वर्तमान साझेदार हैं उसमें अगर लाभ हानि अनुपात में अगर परिवर्तन हो जाता है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 फर्म का पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्म, फर्म का पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का समापन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या इसमें से कोई नहीं।
तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर होगा बी, फर्म का पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। अब अगले क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी और डी लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हुए साझेदार है, यानी कि बाबू चारों पार्टनर्स जो है वो इक्वल पार्टनर्स है। उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात को 2:1 में परिवर्तन कर लिया, यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या हुआ है, चेंज कर लिया है। तो सी कितना त्याग करेगा, है ना, हाउ मच विल सी सेक्रीफाइस। ऑप्शन तो बाबू आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/12। अब समझते हैं कैसे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/12 है ना। देखो होता है क्या कि ए बी सी और डी का OR यानी बाबू ओल्ड रेशियो, आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ 1:1 यानी इक्वल है, और ए बी सी डी NR यानी कि न्यू रेशियो आपका दिया हुआ है 2:2:1:1, यानी यही आपका क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। पहले ये था और अब बदल करके कितना हो गया, 2:1:1 में हो गया। तो अब इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब मुझे सारा का तो नहीं पूछा है, हमें पूछा है क्या कि ओनली सी का निकालना है कि सी के क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, निकालना है ओनली सी का। तो सी सेक्रीफाइस, तो ये ए के लिए होगा बाबू, ये बी के लिए होगा, ये सी के लिए और ये बी के लिए। ठीक उसी प्रकार न्यू रेशियो में ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए और ये बी के लिए। ओनली सी पे ध्यान कंसंट्रेट करना है। तो सी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सी का ओल्ड रेशियो माइनस सी का न्यू रेशियो। तो सी का ओल्ड रेशियो क्या 1 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी सारे को प्लस करेंगे कितना होगा 4 माइनस न्यू रेशियो। तो सी का न्यू रेशियो कितना 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, 2 दूनी 4 5 और 1 6। क्लियर है। अब इसका भिन्न का है बाबू, तो इसका आएगा कितना 12, है ना। तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, इसका मतलब 1/12। तो देखिए बच्चे इसका आया 1/12। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, जब पुस्तकों में ख्याति ना हो और ख्याति खाता खोला जाए, मतलब बाबू ओल्ड गुडविल नहीं है लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, गुडविल का अकाउंट खोलना है, तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है साझेदार के पूंजी यानी पार्टनर्स कैपिटल, नंबर बी ख्याति यानी कि गुडविल को डेबिट किया जाएगा, सी यानी कि रोकड़ यानी कैश, और डी संचय यानी कि रिजर्व। तो अब इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि ख्याति यानी गुडविल। तो इसका क्यों हुआ बाबू, क्योंकि लाने का जो एंट्री होता है वो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लेकिन जब गुडविल जो आता है उसको बांटने का जो एंट्री होता है वो होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसीलिए गुडविल को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है, मतलब एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, मतलब कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट से अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट, बी निश्चित लाभ यानी फिक्स्ड प्रॉफिट, सी असामान्य लाभ यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब इसका राइट आंसर होगा ए अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। इसका आंसर सुपर प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए सर उससे भी हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, इसीलिए हम लोग उसको कहेंगे सुपर प्रॉफिट। नंबर 9 ये रहा आपके सामने, ठीक है। चलिए, एक फर्म का औसत लाभ 60,000 रुपए है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर 12.5% प्रति वर्ष है, फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपए थी, अधिलाभ
2 वर्षों के क्रय के आधार पर होगी। इंग्लिश में देखते हैं बाबू, अ फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, मतलब एक फर्म के पास एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है कि 60,000 है। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज इतना, मतलब आपने जो भी कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पे आपका रिटर्न जो प्रत्येक वर्ष हो रहा है वो 12.5% है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म वाज इतना, यानी आपका कैपिटल जो दिया हुआ है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल जो लगा हुआ है फर्म में कितना, 4 लाख रुपए। तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, तो आपको जो गुडविल निकालना है वो 2 years के पे निकालना है ना, और वो भी सुपर प्रॉफिट के मेथड से। तो इसका आंसर देखते हैं सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आता है। इसका क्वेश्चन आपका जो गिवन था वो कुछ इस प्रकार का था, एवरेज प्रॉफिट इतना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका इतना % दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 4 लाख रुपया दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका 2 years है, और गुडविल मुझे निकालना है किससे, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अब हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमें निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 60,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट अब निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका गिवन है कितना है, 4 लाख। तो चलिए लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपका दिया हुआ है 12.5 इनटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने के बाद इसका एनुअल प्रॉफिट आएगा, वो आएगा आपका 50,000। तो बाबू देखो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें मालूम चल गया, तो मुझे निकालना क्या है अब, सुपर प्रॉफिट। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, है ना, एवरेज प्रॉफिट, कहने की मतलब आपकी 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका 50,000। तो इसका मतलब निकल गया हमारा 10,000। क्लियर है। तो आप थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिए, 10,000 जब हमारा निकल गया बाबू, तो आपका गुडविल निकालने के लिए क्या है, सुपर प्रॉफिट बाबू हमारा निकल चुका है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका गिवन दिया हुआ है, तो गुडविल इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, तो गुडविल जो होगा अब, तो गुडविल इज इक्वल टू कितना बाबू, 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 2, तो कितना हो जाएगा बाबू 20,000। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ 20,000। तो आपका ऑप्शन होता है ए, यानी कि 20,000। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10। साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। हस्तांतरित मतलब हम ट्रांसफर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अ न्यू पार्टनर्स जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, मतलब क्वेश्चन को समझिए बाबू क्या बोल रहा है कि आपके पुराने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है कौन कौन पार्टनर्स प्राप्त करते हैं, यानी किसके अकाउंट में वो ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, है ना। क्यों होगा इसको भी थोड़ा इसको समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि बाबू ओल्ड बैलेंस शीट और एक नया पार्टनर अभी फर्म में आ रहा है, तो जब नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसे उसके आने के बाद जो अब प्रॉफिट होगा, उसके आने के बाद अब जो चीजें होगा उसमें से वो लेने का अधिकारी होता है ना, उसमें उसे मिलेगा। लेकिन उसके आने का पहले का अगर कोई प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, तो उसे पुराने पार्टनर्स को दिया जाता है, ना कि नए पार्टनर्स को। इसीलिए ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी दिया हुआ वो ओल्ड चीजें दिया हुआ,
यानी वो ओल्ड रिजर्व है, तो उसे उस रिजर्व को पुराने पार्टनर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि त्याग अनुपात निकाला जाता है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाता है। तो बच्चे इसका सही आंसर जो होगा एक नए साझेदार के प्रवेश पर, यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम हुआ। आखिर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टाइम में ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि सोचो बाबू, जब रिटायरमेंट होता है या कोई पार्टनर डेथ करता है तो वो फर्म से क्या हो रहा है, वो जा रहा है। तो जब कोई पार्टनर फर्म से चला जाता है तो उसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो सब आपस में बांट लेते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। लेकिन जब कोई पार्टनर्स नया प्रवेश करता है, एडमिशन होता है, तो नए पार्टनर्स को प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलता है तो उसको आखिर देता कौन है, तो उसको देने वाले होते हैं ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स जब तक कुछ नहीं देगा नए पार्टनर्स को, तब तक नए पार्टनर्स को कैसे मिलेगा। इसीलिए पुराने पार्टनर्स के द्वारा नए पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस किया जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकलता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स के टाइम में। नंबर 12 बोला ए और बी साझेदार हैं जो 5:3 में लाभ हानि बांटते हैं। मतलब ए और बी बाबू पहले के पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से, जो कि 5:3 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करे थे, बांट रहे थे। वे सी को 3/10 भाग के लिए शामिल करते हैं नए फर्म में। यानी फर्म में नया पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, फर्म में प्रवेश दिया जा रहा है और बोला गया क्या कि जितना भी प्रॉफिट होगा 3/10 आपको दिया जाएगा। तो अब 3/10 जो मिल रहा है ना, वो 3/10 कैसे मिल रहा है, तो बोलता है क्या, यदि सी 1/5 भाग ए से ले रहा है और बी से 1/10 भाग ले रहा है, तो बताओ कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए तो चलो देखते हैं बाबू, है ना, कि क्वेश्चन क्या है। तो बोलता है कि ए और बी का जो OR यानी कि ओल्ड रेशियो 5:3 दिया हुआ है, और सी को जो नए पार्टनर्स आए हैं उसे बोला क्या कि शेयर यानी प्रॉफिट में से शेयर कितना मिलेगा, 3/10। तो ये जो 3/10 जो मिल रहा है, सी टेकन कर रहा है 1/5 किससे, फ्रॉम ए से, और सी जो है 1/10 टेकन कर रहा है किससे, बी से। क्लियर है। तो इसका कैसे निकलेगा, इसका मतलब ए का न्यू रेशियो जो होगा, तो भाई पहले उसको क्या मिल रहा था, 5/8। अब इसने अपने हिस्से से कितना दे दिया, 1/5। तो बताओ बाबू, अगर ए ने अपने हिस्से से दे दिया 1/5, तो इसका मतलब उसका हिस्सा माइनस होना चाहिए, यानी घटना चाहिए, क्योंकि दे रहा है तो घटेगा ही ना। तो अब इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो इसका होगा 40, है ना। तो 8×5 या 40, तो 5×5 या 25 होगा ना। 5×8 या 40, तो 8×1 या 8। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो इसका हो जाएगा 17/40। क्लियर है। उसके बाद बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से बाबू बी को पहले क्या मिल रहा था, 3/8, है ना। अपने हिस्से से बी कितना दे दिया, 1/10। तो जब दे दिया तो जाहिर सी बात है इसका भी हिस्सा घटना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसका देखा जाए तो इसकी भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, है ना। तो 8 बजे 40 और 5 दिया 15 होगा बाबू, और 10 का गुना करेंगे कितना, 4, यानी कि 4 बार में, तो 4×1 या 4। इसका मतलब 11/40 होगा। तो सी का न्यू रेशियो तो बाबू आपका गिवन है कि कितना, 3/10 होगा या नहीं होगा। तो कि ए का भी न्यू रेशियो मालूम चल गया, बी का भी मालूम चल गया और सी का। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए, बी और सी का जो न्यू रेशियो होता है हो गया आपका कितना, 17/40 इज टू 11/40 इज टू 3/10। ठीक है।
तो अब एक ना हमेशा याद रखिएगा, सॉल्व करने के लिए एक आसान ट्रिक से है ना। वो ट्रिक क्या है कि आपका ऊपर का डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो या ना हो, लेकिन डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम लोग का सबसे आसान तरीका है कि इसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हो गया, तो 40 वन जा 40 यानी 17 वन जा 17, फिर उसी तरह से 11, 10 4 या 40 यानी कि 4 3 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए भी 17/40, 11/40, 12। जब सबके लिए डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो उसको कैंसिल कीजिए और सीधा ऊपर वाला रखिए। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है इसका डी, है ना, यानी 17:11:12, 17:11:12। तो पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है 39। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। मतलब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने से अगर प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, या प्रॉफिट होने पर किसे मिलता है, तो ऑप्शन क्या बोलता है, पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स को, बी नए साझेदार यानी न्यू पार्टनर्स को, सी सभी साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स को। तो अब इसका करेक्ट आंसर जो सही जवाब होगा वो होगा ए, यानी पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स की तरफ हम लोग देख पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर क्या निकाला जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, है ना, कि मतलब अगर साझेदार का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उस पर क्या निकालते बाबू, तो बाबू जब कैपिटल दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट और कैपिटल ही निकलेगा। इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, पूंजी पर ब्याज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 कि नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि। तो बोलता है क्या, जो नया पार्टनर्स फर्म में आया है और वो क्या हुआ, गुडविल लेकर के आया है ना, और गुडविल किस में लेकर आया, कैश में लेकर आया। तो लाई हुई नगद राशि को वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटते हैं। तो मतलब जो पहले तो पार्टनर्स था, है ना, तो जो नए पार्टनर जो गुडविल लेके आया है उसे आखिर किस रेशियो में बांटा जाता है ना, तो उसे बांटा जाता है। तो अब इसका सही आंसर होगा सी, यानी त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि एक्स वाई और जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार है। मतलब एक्स वाई और जेड क्या है, तीन पार्टनर्स हैं और जो कि इक्वल बांट रहे थे, यानी 1:1:1। जेड फर्म में अवकाश ग्रहण करता है, यानी जेड क्या कर रहा है, फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, फर्म को छोड़ करके जा रहा है। एक्स और वाई के बीच लाभ विभाजन अनुपात 1:2 है, यानी कि अगर जेड चला गया है तो जो पार्टनर्स बच गया एक्स और वाई उसे क्या करेंगे, अब जो न्यू प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे 1:2 में बांटेंगे, यानी न्यू रेशियो दिया हुआ। तो लाभ प्राप्ति अनुपात होगा, यानी गेनिंग रेशियो हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि एक्स और वाई क्या गेन करते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो 1:1:1 यानी इक्वल पार्टनर्स है। जेड फर्म से रिटायर्ड कर गया, यानी जेड फर्म को क्या कर रहा है, छोड़ करके जा रहा है, और उसका हिस्सा था कितना पहले से 1/3। अब इसके जाने के बाद अब जो पार्टनर्स बचे हैं एक्स और वाई वो लोग बांटेंगे 1:2 में। तो अब गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू, तो x का न्यू माइनस x का ओल्ड। तो अब x का न्यू कहने के मतलब है कि 1/3, x का ओल्ड कहने के मतलब है कि 1/3, इट मींस 0/3। उसी तरह से y का क्या होगा, y का न्यू माइनस y का ओल्ड। तो y का न्यू यानी कि 2/3 माइनस y का ओल्ड यानी कि 1/3, तो इसका मतलब 1/3।
तो इसका मतलब यहाँ पर x का 0 आ रहा है और y का 1/3, तो इसका मतलब कि ओनली यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, x। तो इसका मतलब इसका सही जवाब को चलिए डी, यानी कि केवल 1/3, यानी इसका सही जवाब है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्ति का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बोलता है क्या कि पहले से जो मेरे पास बैलेंस शीट था, उस बैलेंस शीट में कुछ एसेट यानी अनरिकॉर्डेड था, तो उसके अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या हम लोग व्यवहार करते हैं, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बाबू इसका सही जवाब होगा, वो होगा ए, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए, बी और सी साझेदार हैं जो कि 2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं, यानी ए बी सी 3 पार्टनर से बाबू जो कि प्रॉफिट को 2:1 में क्या करते हैं, बांटते हैं। बी के अवकाश ग्रहण करने पर, यानी अब बी क्या कर रहा है, फर्म से रिटायर्ड कर रहा है ना, फर्म को छोड़ करके जा रहा है। ख्याति का मूल्यांकन 30,000 किया गया, तो उस समय गुडविल ऑफ द फर्म बोल रहा है 30,000 है। तो बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए एवं सी का अंशदान ज्ञात करें कि ए और सी बी के लिए कितना देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका गिवन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या कह रहा हूं, या ध्यान दिया जाए कि ए बी सी का ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ 2:1 दिया हुआ। अब इसमें से तीनों में से बी क्या कर रहा, फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, तो जब रिटायर्ड हो रहा है तो उसे हिस्सा शेयर कितना मिल रहा था, 2/5 है ना। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो जगह 2:1 है ना। गुडविल ऑफ द फर्म आपका दिया हुआ है कि पूरा फर्म का गुडविल 30,000 है, तो इस पूरा फर्म के गुडविल जब दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें ए का भी है, बी का भी है और सी का है। तो मुझे निकालना है कि आखिर सी को गुडविल में से क्या हिस्सा मिलेगा, है ना, और उससे फिर कौन कौन देगा। तो बी को मिलेगा इस 30,000 के शेयर में 2/5, कहने की मतलब है अगर इसे कट कर दिया जाए 6, यानी कि 12,000। क्लियर है, तो 12,000 रुपए तो गुडविल मिलेगा, इस 12,000 को देगा कौन, ए और बी, किस रेशियो में देगा, तो गेनिंग रेशियो में। इसका मतलब कि ए गिविंग, तो इस 12,000 में से ए जो देगा वो देगा 2/3, इस सी गिविंग 12,000 में 1/3 है ना। तो यानी कि इसको अगर कट कर दे बाबू 4, यानी कि ये देगा 8,000 है ना, और ये देगा कितना, 4,000। इसका मतलब कि ए और सी ना, ए और सी जो है वो अंशदान कर रहे हैं 8,000 और 4,000। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या ये है या नहीं। तो ऑप्शन में है जी बी, यानी कि 8,000 और 4, यानी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, यानी ए बी सी पहले से पार्टनर से बाहर, और एक नया पार्टनर डी फर्म में आ रहा है यानी प्रवेश करता है, तो बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति कहलाती है। गुडविल बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। मतलब जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल जो कैश मिलाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन बोलता है संपत्ति एसेट्स, बी लाभ यानी कि प्रॉफिट, सी प्रीमियम, और डी इसमें से कोई नहीं। तो अब इसका सही जवाब होगा सी, यानी उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है, इसलिए ठीक है बाबू। तो वीडियो लंबा होने की वजह से बच्चों आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
अब अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, यानी पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे। जिस बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो हमारे इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे।